नमस्कार, आप देख रहे हैं डैन काशी। मैं हूं तुलसी वर्मा। स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात डैन काशी के साथ में। और आज के हमारे खास मेहमान हैं अनुराग मिश्रा जी, जो कि बहुत ही ज्यादा जाने माने राइटर हैं, फिल्म एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं। आज खास मुलाकात में हम बात करेंगे सर के द्वारा लिखी गई किताब जो होगा अच्छा होगा के बारे में भी, जो लॉन्च होते ही, जी हाँ, ये बुक जब लॉन्च हुई थी इसकी 1800 कॉपियां ही बिक गई तुरंत ही। और बात करेंगे सर की पूरी जर्नी के बारे में, कैसे ये सर की जर्नी। तो आइए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। एक चीज़ मेरी तरफ से कि डैन काशी परिवार को और जितने भी दर्शक हैं डैन काशी के, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बताइए। तो सर, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी पूरी यात्रा कैसे रही बनारस से मुंबई तक की। देखिए, बनारस तो आप जानती हैं, आप भी बनारस के हैं और मैं भी बनारस का हूँ। तो बनारस का तो एक रोमांच जो था वो कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक करियर की बात थी कि भाई हमारा मक्का मदीना वहाँ था। चूँकि एक एक्टर और एक क्रिएटिव लेवल पर अगर आपको काम करना है तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो बाकी तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मैं समस्या नहीं मानता, मैं सभी चीज़ों को बहुत अच्छा मानता हूँ। रिजेक्शंस भी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। मैं उन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ जिन्होंने मुझे शुरुआती दौर में रिजेक्ट किया, ये कह के कि यू आर नॉट क्रिएटिव, यू आर नॉट अ गुड एक्टर और ये वो। मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट ना किया होता तो मैं उन लोगों के पास कभी ना पहुँच पाता जिन लोगों के पास मैं पहुँचा। तो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट कि अगर आपको कोई रिजेक्ट करे तो वो आपकी जर्नी नहीं होती, वो आपका सफर नहीं होता। वो आप उसको बहुत पॉजिटिवली लो और उनका थैंक यू करो जो आपको रिजेक्ट करते हैं। तो वही रिजेक्शंस जो हर एक्टर को, हर लाइन में, हर आदमी को मिलता है। इवन आप अपने को ले लो या किसी भी एक आदमी को ले लो, नौकरी ढूंढने वाला कोई बंदा हो, बीटेक करता है, एमकॉम, बीकॉम, बीए, उसके बाद नौकरी करने जाते हैं, वो भी रिजेक्शंस होते हैं। तो ऐसे रिजेक्शंस रहे। बाकी कोई मुझे ऐसी टफ चीज़ नहीं मिली जिससे मैं हार जाऊँ या जिसका सामना मैं नहीं कर पाऊँ, डर जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, 2000 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ के लोगों को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपने शिक्षा की बात की तो मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कैसी रही है, या बनारस से कंप्लीट किया आपने पढ़ाई या फिर मुंबई, या दोनों जगहों से? नहीं, मैंने शिक्षा जो है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से स्नातक किया है, बीकॉम। और सच पूछिए तो ये, हालांकि मैं जितने लोगों को भी मैसेज जा रहा है, मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ये आपकी सबसे अच्छी चीज़ है जो आपके साथ रहती है और इसे कोई भी छीन नहीं सकता। मतलब जब तक आप शरीर में हैं, अपने आपका होता है ना, आप हैं, मौजूद हैं, तब तक ये आपके साथ रहेंगी। लेकिन मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था और मैंने स्वाध्याय बहुत किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन जो सिलेबस की बुक्स होती थी मैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था कभी। आउट ऑफ सिलेबस? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस मुझे कुछ भी आप पढ़ा दीजिए, मैं फ्रेंच में पढ़ लूँगा, रशियन में पढ़ लूँगा, इटैलिक में पढ़ लूँगा, लेकिन आप जहाँ बोलेंगे कि ये रहा तुम्हारा सिलेबस, हाँ, अकाउंट की बुक, वहाँ पे मैं नहीं कर सकता। तो अकाउंट भी बैंकिंग से काफी दूर रहे और कला के क्षेत्र में आपकी कुछ ज्यादा ही रुचि बढ़ गई थी। तो आपको कैसे मालूम चला कि नहीं मुझे एक्टर ही बनना है, या मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा तो आ चुका है? एक्टर बनना मुझे बहुत बचपन में ही मालूम चल गया था और मैं क्रिएटिव था और चीज़ों को नए तरीके से देखना मेरी शुरू से मेरी आदत रही है। और मेरी मॉम ने सबसे पहले बोला कि तुम डांस बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मॉम अब इसलिए चुप हो गई क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में जो है ये बॉलीवुड का नामो निशान नहीं था। और मेरे पिताजी काफ़ी बार मुंबई जा चुके थे, तो वो एक्टर्स को पर्सनली जानते थे, खासकर जीतू जी से उनकी काफ़ी अच्छी रिलेशन, जितेंद्र जी से। तो वो जानते थे कि मेरा ही बच्चा है, मेरे ही खानदान का बच्चा है, तो ये ब्लड जो है, वहाँ का जो ब्लड होता था, तो वो थोड़ा सा अलग है हमसे। हम लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने में दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो वो जानते थे और वही हुआ भी कि मुझे बहुत दिक्कतें आई शुरू में। बातों को करना नहीं आता था मुझे, उनमें घुलना मिलना नहीं आता था मुझे, वो जेलिंग बहुत प्रॉब्लम दे रही थी मुझे। लेकिन होता है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहने लगते हैं तो वो चीज़ें होने लगती हैं और मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है। तो सर, एक ये भी कहा जाता है कि जब भी यूपी का या बिहार का कोई बंदा जाता है बाहर, बेसिकली मुंबई में एक्टर बनने का सपना लेकर के, तो उसको पहले तो एक वर्ड था हिंदी में, ये दृष्टि से देखा जाता है कि अरे ये उत्तर प्रदेश का, यहाँ आकर क्या करेगा। तो आपने इन चीजों को कैसे टैकल किया, कैसे इन चीजों से आप बाहर आए, उभर करके आप एक एक्टर बने इन चीजों से? देखिए, मैं हठ योग पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। जो चीज़ें आपको बहुत सिंपल से मांगने से नहीं मिल रही या आपके प्रयास करने से नहीं मिल रही, सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में,
ये यूपी का है, पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसकी इंग्लिश कमजोर होगी, या तरीका बात करने का, एक्टर कम होगा, छोटा एक्टर हाँ, होगा। हाँ। तो मैं ये सामने वाले का कॉल जो है सामने वाले पे छोड़ देता हूँ, लेट इट बी। मुझे क्या करना है, मुझे तुमसे ये चीज़ चाहिए और मुझे कैसी लेनी है मैं जानता हूँ। तो मैं क्या जानता हूँ, मैं इतनी बार प्रयास करूंगा कि पर्वत टूट जाएंगे, आदमी तो फिर भी आदमी होता है ना। तो मेरा ये मानना है कि तब तक आप काम करते रहो अपने ऊपर जब तक आप बेहतरीन ना हो। और जब आप बेहतरीन होते हो ना, तब आप यूपी के हो, बिहार के हो या दिल्ली के हो, कहीं प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जब आप ये बताइए कि जब आप बनारस से मुंबई पहुंचे तो आपने सबसे पहले क्या किया, मतलब छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, कहाँ से आपकी शुरुआत की? लेकिन मेरे पास बैकिंग नहीं थी बिल्कुल, हाँ। और ना ही ऐसा कुछ था कि भाई मैं अपने पीछे पैसे लगा दूं, खुद को लॉन्च कर दूं। और परिवार का मन नहीं था तो उनसे सपोर्ट मांगा नहीं जा सकता था, क्योंकि पापा और मॉम दोनों लोग ये थे कि अरे यार कहाँ तुमने IPS बन जाओ, IAS बन जाओ, पढ़ लो, लिख लो, दिमाग अच्छा था। हाँ, तो अब ये मेरा फैसला था तो मुझे ही करना था कुछ, तो मैं इंतजार नहीं कर सकता था। तो एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर ऑफर हुआ कि ये करना है, करोगे क्या? सर कब की बात है ये सन 2008 की बात है। 8 में आपने शुरू, 2008 में आपका करियर शुरू हो गया? हाँ, मतलब फिल्मी करियर में एक्टिव हो गया मैं। उसके पहले थिएटर वगैरह जो भी कर रहा था, या अपनी तैयारियां जो चल रही थी मेरी। तो वो कैरेक्टर जो था वो बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन मुझे मालूम था कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब आप में योग्यता होती है ना तो आप किसी भी मंच से उसको दिखा सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए वही काफी होती है। हाँ, काफी होता है, और काम कोई भी छोटा नहीं होता। ये मैंने उस काम को करने के बाद जाना, क्योंकि उस काम ने पूरा अनुराग मिश्रा बनाया, सिर्फ एक छोटे से कैरेक्टर में। तो एक CID का एक एपिसोड चला था, उसमें फ्रेडी और एक और इंस्पेक्टर आते हैं और वो पूछते हैं कि इसको पहचानते हो क्या? तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं पेट्रोल कर रहा हूँ टाइप। तो वो मुझे करते समय लग रहा था कि यार मैं तो हीरो बनने आया था। हीरो नॉट एग्जैक्टली हीरो, शाहरुख खान बनने मैं कभी नहीं गया था, मैं बहुत अच्छा एक्टर बनने गया था। तो मैंने वो किया, और उस काम को करने के बाद मैंने लड़ी लगा दी एपिसोड की। तो मुझे समझ में आया कि यार काम वाकई में कुछ छोटा नहीं होता, काम तो काम ही होता है, ये बस आपको आना चाहिए। जी। तो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई, फिर आगे आपने क्या क्या किया, कौन कौन से आपने सीरीज या सीरियल्स किए हैं? आगे CID किया, शपथ किया, सावधान इंडिया किया, और क्राइम पेट्रोल किया, क्राइम अलर्ट किया, क्राइम स्टॉप किया, फ्लिपकार्ट की अभी एक सीरीज चल रही है, सुशांत सिंह जी मेन लीड में उसमें, कौन, वो किया, क्राइम स्टोरीज की। शुरुआती दिनों में मैंने डेली सोच की, पवित्र रिश्ता, बंदनी, बालाजी की फिल्म शोर इन द सिटी, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुनंदो श्यामल मित्रा की, अभी भी सुनंदो श्यामल मित्रा की मैंने एक फिल्म की तेज रफ्तार, उसमें सतीश कौशिक और काफी लोग हैं, सिद्धार्थ और ये सब लोग हैं, काफी जन्नत जुबैर, ये सब सारे लोग हैं मेरे साथ। सर ये कहा जाता है कि जो बाहरी, मतलब फिल्मी दुनिया के जो बाहरी लोग हैं, फिल्मी दुनिया आउटसाइडर्स, हाँ आउटसाइडर, बहुत सही आपने वर्ड यूज किया कि आउटसाइडर्स जो होते हैं वो अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहें तो उनके लिए काफी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता है, किसी बड़े स्टार के हम कोई रिलेटिव्स नहीं लगते हैं, तो उन्हें लॉन्चिंग नहीं मिल पाती है अच्छी खासी वाली। तो वो आपके लिए कैसा रहा? आपके दिमाग में कभी बातें आई कि अरे मैं तो किसी बड़े स्टार का बेटा नहीं हूँ और मैं वहां जाऊंगा? तो लॉन्चिंग की सबसे बड़ी बात होती है फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च होना। अगर आपको कोई बड़ा बैनर लॉन्च करता है, कोई बड़ा चेहरा लॉन्च करता है, तो फिर ये होता है कि इसका करियर तो बड़ा अच्छा होने वाला है। लेकिन उसके ऑपोजिट देखा जाए तो थोड़ी समस्याएं होती हैं, और ये कह सकते हैं कि उनके करियर तक की समस्याएं रहती हैं, उनको जूझना पड़ता है कि कौन सी फिल्म करनी है, ये फिल्म मुझे मिले ना मिले, क्योंकि उनको बैक टू बैक फिल्में ऑफर नहीं हो पाती हैं सर, जैसे किसी बड़े स्टार के रिलेटिव्स को होती हैं सर। तो कुछ कहिए इस पर। देखिए उसमें फिर वही बात आ जाती है कि नेपोटिज्म इसके लिए एक सही शब्द है, क्योंकि काफी ये मुद्दा भी बना था नेपोटिज्म। हाँ, तो उसमें आपने कई इंटरव्यूज देखे बड़े स्टार्स थे कि उन्होंने कहा कि भाई हम अपने परिवार वालों को ना दें, आपको क्यों दें? उनका भी कहना सही है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आउटसाइडर्स को मंजिल नहीं भी मिली तो मेरा ये मानना है कि आउटसाइडर्स को कहीं कहीं मंजिल मिलेगी। जैसे मैं जो बनने आया था, मैं तो मनोज जी को देख के आया था, मनोज जी की एक्टिंग मुझे बहुत इम्प्रेस करती है, मैं सबसे पहले खुद से इम्प्रेस था। उसके बाद जब मुझे और अच्छे से एक्ट आने लगा, और चीजें आने लगी, तो मैं मनोज जी से इम्प्रेस हो गया बहुत ज्यादा। तो मैं मनोज वाजपेयी, तो अब मनोज वाजपेयी जी आउटसाइडर ही हैं, उन्होंने जी तोड़ प्रयास किया है, वो इंडस्ट्री के सबसे अच्छे परफॉर्मर है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि आज अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उनसे बड़ा परफॉर्मर इंडिया में कोई नहीं है, चाहे वो किसी आउटसाइडर हो, इनसाइडर हो, किसी भी बड़े परिवार का हो। उनकी उदाहरण उनका देते हैं, उनकी मिसालें पेश करते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री में हैं, आपका ब्लड इंडस्ट्री का है और आप एक आउटसाइडर से कम परफॉर्म कर रहे हो, तो ये आपकी शर्म की बात है, राइट?
दूसरी बात ये कि मेरे अंदर क्या है, आई नो वेरी वेल। तो मैं जानता हूँ कि मैं जो बनने आया था वो तो मैं बन के ही जाऊंगा। और दूसरी बात रही ठोकर खाने से, तो मेरा ही एक शेर है कि जख्मों को अपने दर्द का एहसास नहीं देता, सपनों को टूटन का एहसास नहीं देता, चींटी से सीखा है जीने का सलीका, गिर भी जाऊं तो कभी दिल पे नहीं देता। तो फिर से उठना, फिर से लड़ना मुझे मालूम है, और मैं बहुत आदी हो चुका हूँ इन सब चीजों का। आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ और माई लाइफ। काफी अच्छा है। जी। एक मैं बात करना चाहूंगी, जो हमारे पुराने कवि हुए, चाहे प्रेमचंद्र जी की बात ले लें, जिन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी भी हो गए, तो ये लोग जैसे आपने अभी बोला कि मैं यानी कि आप आउट ऑफ सिलेबस बहुत रहे हैं, तो ये बचपन से कुछ न कुछ ये लोग लिखते थे हमेशा से, छुप के लिखना, रात में लिखना, कुछ भी। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा लिखा है बचपन में जो आपको अभी तक याद हो, ऐसा कुछ? बचपन की यादें तो मेरी थोड़ी सी दुबली इसलिए हो गई है क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो बनारस से बाहर हो गया, और अभी नियर अबाउट मुझको बचपन में कुछ लिखा हो आपने, कुछ गजल, कुछ शेर, कुछ शायरी? शेर व शायरी तो बहुत सी लिखी है मैंने, हाँ। लेकिन बचपन वाली थोड़ी सी इस समय वो है, लेकिन 4 लाइनें। मैं बचपन में भी इसी तरह जोश में रहता था और क्रांतिकारी। बचपन में भी आप लिखते थे? जी, मैं 9 साल का था तब मेरी कुछ लाइनें थी, पूरी तो ये नहीं याद है मुझे, लेकिन थोड़ी सी याद है कि तुम छोड़ दो मुझको अंधेरों में, मैं नई रोशनी ला लूंगा, उस पथ का मैं राही हूँ, नित नए पद चिन्ह बना दूंगा। तो ये 4 लाइनें वो उस समय की है। मतलब उस समय से ही आपकी दूरदृष्टि कह सकते हैं काफी अच्छी थी। मैं क्रांतिकारी स्वभाव का आदमी रहा। हाँ। और बनारस में क्रांतिकारी काफी ज्यादा आई भी है। तो इसी बीच आइए बात कर लेते हैं आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक की भी। ये है, सर ने खुद ये बुक लिखा है जिसका नाम है जो होगा अच्छा होगा। यानी कि जैसे सर हैं एकदम पॉजिटिव सोच के साथ, उसी पॉजिटिव सोच के आधार पर ही इन्होंने ये बुक भी लिखी है, जो होगा अच्छा ही होगा। और काफी ज्यादा अच्छा संदेश भी है कि आप पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा। आइए सर से बात करते हैं इस बुक के बारे में भी। सर, सबसे पहले इस बुक के बारे में बताइए, क्या सोच के आपने सोचा कि आपको ये बुक लिखनी चाहिए? देखिए, एक कॉमन मैन की स्टोरी है। एक कॉमन मैन ही मत बोलिए उसको, एक कॉमन इंसान बोलते हैं कि हमारे आपकी सबकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती जाती हैं जो मानवीय संवेदनाओं को झंझोड़ के रख देती हैं, है ना। हम कांप उठते हैं अंदर से और हमको ऐसा लगता है कि अगले ही पल कुछ भी हो जाए, लेकिन यार ये चीज फेस ना करनी पड़े। कई ऐसी चीजें आती हैं लाइफ में, जैसे अब यूं ही कर ले कि पहले प्रथा थी सती प्रथा, जिसका पति मर जाता था उसके भी बाल छीन दिए जाते थे और उसके साथ जला दिया जाता था, और लड़कियां बड़ी आसानी से अपने मरे हुए पति के साथ जल जाती थी, स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन आप देखिए जमाने में कितना परिवर्तन हुआ कि वही पत्नी जो जल जाती थी वही आज जीना चाहती है उसके बिना, और इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसको बंद होना भी चाहिए था, क्योंकि एक इंसान मर रहा है तो जिंदा इंसान को नहीं मार सकते ना। वो अपनी जिंदगी क्यों खत्म करे? क्यों करे? तो ये जो परिवर्तन आते हैं, अब इसी तरह आज भी होता है कि यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो चला गया दुनिया छोड़ के, 2 दिन बाद यही आदमी हंसता रहता है, 2 दिन बाद यही आदमी पार्टी करता होता है। तो इंसानी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं और जो मौजूद आते हैं, और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, भगवान ब्राह्मण क्यों बना दिया, अभी आरक्षण उसको मिल रहा है, भगवान ये क्यों बना दिया, ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया, मंदिर का पैसा खा के हराम से रहता है। मतलब हर एक चीज की शिकायत है भगवान से। लेकिन अपनी जिंदगी में आप मतलब सब कुछ चाहिए आपको, लेकिन अपने हिसाब से चाहिए, आराम से चाहिए, अय्याशी से चाहिए, उसमें मेहनत नहीं करनी है। तो दिस इज द लेवल कि अगर भाग्य में यही लिखा हो कि तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा, तो आप क्या भगवान के ऊपर बैठेंगे? तो आप क्या कुंडली को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये बुक इसी बारे में है कि आप सही दिशा में सकारात्मक तरीके से प्रयास करते रहिए और कहते रहिए कि जो होगा अच्छा होगा, और एवरीथिंग विल बी द फाइन इन द फ्यूचर। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और हमें मालूम भी होता है, फिर भी हम ऐसे ही काम करते हैं। तो काफी पॉजिटिव नोट कह सकते हैं, पॉजिटिव नोट पे ये किताब है, सर ने लिखी है, और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि सर ने अपने बारे में भी लिखा हुआ है। और ये किताब आप, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे तो आपको पसंद ही आएगा, क्योंकि जब ये बुक लॉन्च हुई, मैंने अभी एपिसोड के स्टार्टिंग में ही कहा कि जब ये बुक लॉन्च हुई 1800 कॉपियां इस पुस्तक की जो है बिक चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं ली है तो प्लीज लीजिए। कहाँ से ले सकते हैं? जैसे ऑनलाइन अमेज़न से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे तो मैंने देखा नहीं, अमेज़न पे तो मैंने देखा, क्योंकि रिव्यू पढ़ने के लिए किसी ने बोला था, तो मैं वहां गया हुआ था लिंक पे, तो वहां मैंने देखा है। तो अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है बुक, आप प्लीज उस पे जाइए और जरूर पढ़िए, अच्छा लगेगा। और कहते हैं ना कि एक पल के लिए भी आया हुआ वो सकारात्मक ख्याल आपका जीवन बदल देता है। तो हो सकता है आपको वो ख्याल इस बुक से ही मिल जाए, क्या पता। सर, बुक की तो बात हो गई, जो कि काफी अच्छा मैसेज पहुंचा रहा है दर्शकों तक। सर, बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बनारस से उभर करके फिर गए आप मुंबई, आपने नाम बनाया, लेकिन सर इस बीच भोजपुरी इंडस्ट्री भी है,
जिसके कई बड़े नाम हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरुआ, जो कि आज ये सभी लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर हैं। लेकिन सर वर्तमान में भोजपुरी की स्थिति अच्छी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो ये ऐसा क्यों हुआ और पहली वाली भोजपुरी इंडस्ट्री अब वो खुद को उस रूप में आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई और वर्तमान में क्यों ऐसी हो गई है? देखिए, शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, आप भी जानते हैं। और पहली शुरुआत जब विदेशिया और दंगल जैसी फिल्में बन रही थी, सुजीत कुमार जी का जमाना था वो, तो उस समय भी बहुत रिश्क थी। नदिया के पार एक ऐसी फिल्म थी जिसकी रीमेक हिंदी फिल्म बनी और वो गोल्डन जुबली और आज भी याद की जाती है। हाँ, ऐसा है। तो अभी बीच में क्या हुआ कि हमारे सेंसर रूल में, जो फिल्म इंडस्ट्री का सेंसर रूल है, उसमें भी ये बात लिखी गई है कि आप किसी भी महिला या पुरुष को नग्न अवस्था में दिखा सकते हैं, लेकिन वो वल्गर नहीं होना चाहिए, वो आर्टिस्टिक होना चाहिए। लेकिन अगर इसी चीज का अगर हम गलत उपयोग लेने लगे कि भाई हम सारी चीजें दिखा रहे हैं और उसको अश्लीलता भी दिखाने लगे, आर्टिस्टिक ना हो जाए, तो वो चीज जो है वो अश्लील दिखने लगी और वो उसको धीरे धीरे बढ़ावा देते चले गए। मैं तो मेरा ये मानना है कि जितने बड़े मेकर्स थे उन्होंने तो ये किया, लेकिन उससे ज्यादा जो छोटे मेकर्स थे, जो 10 हॉल लेके अपनी फिल्म बना रहे हैं, तो उनको कम से कम कुछ क्रिएटिव हॉल लेनी चाहिए कि कुछ अच्छा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरी अश्लीलता भरने की कोशिश करी और एक वर्ग ने शायद ये चीज देखी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, तो कहीं ना कहीं तो ये चीजें देखी जा रही होंगी कि वो परोसा जाने लगा। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पॉजिटिव लेवल आया है अपनी इंडस्ट्री में और बड़े मेकर्स, जो पुराने मेकर्स हैं, अभी 1-2 मेकर्स का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा और जो जिन्होंने भोजपुरी की शुरुआत में काफी हाथ बटाया, उनके भी स्टेटमेंट पढ़े, वो काफी नाराज हैं और उन्होंने लिखा अपने सोशल साइट्स पे कि ये अश्लीलता खत्म हो जानी चाहिए जल्दी से जल्दी। मैं खुद समर्थक हूँ और मैं अपनी आने वाली फिल्में मैंने इसीलिए रोक रखी हैं कि जब ये अश्लीलता का जो चंद्र ग्रहण है ये खत्म हो जाए एक बार, तो मैं फिर से फिल्में बनाना शुरू करूंगा। तो ये है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी है और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री भी है, इस तरह से कई सारी फिल्म इंडस्ट्रियां हैं हिंदी फिल्म के अलावा जो कि क्षेत्रीय भाषा में बनती हैं। लेकिन भोजपुरी को अभी तक कह सकते हैं, या अब वो उसके पास वो एक नाम या थोड़ी इज्जत की, मतलब कह सकते हैं कमी है। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन ये है सच्चाई, आप भी मानते हैं। तो इसमें ये कलाकार भी दोषी हैं, क्योंकि जो उनको ऑफर होता है वो करने के लिए वो भी तो राजी हो जाते हैं। ये कि समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कलाकार 110% दोषी होता है। अगर आप मैं नाम नहीं लूंगा कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स का, आप उनको गाली दे रहे हो कि वो विमल बेच रहे हैं, है ना? तो आप क्या बेच रहे हो? आप तो विमल से भी गंदी चीज बेच रहे हो, है ना? आप तो समाज को वो बेच रहे हो। एक 12 साल का लड़का जो चीजों को नहीं जानता, आप उसको बता रहे हो कि यह अश्लीलता में हम कितने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और आप एक इंडस्ट्री को सिर्फ 2-4 शब्दों के इर्द गिर्द घुमा के रख देना चाहते हो, जो कि करोड़ों की इंडस्ट्री है। मराठी के पास टेरिटरी 1 है, हमारे पास 7 है, और 7 के बाद भी अगर हम सिनेमा के साथ गंदा और गंदा ही करते चले जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें कलाकार, मेकर, सारे लोग दोषी हैं। और अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो मेरी मनोकामना है कि कुछ ज्यादा बुरी लगे, ताकि वो सुधरे और ये कदम उठाएं कि भाई हमको नहीं करनी है। और वही लोग मुंह घुमा के जो है पॉलिटिकल वे में भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपने पहले फिल्मों से गंदा किया, फिर आपने यहाँ पे गंदा किया, फिर आप कहीं और जाके गंदा करेंगे, तो ये तो गंदगी है। अब इसको समझने की और दूर करने की जरूरत है। लेकिन पहले से अब ज्यादा बीच में हो गई थी और अब फिर से कदम उठाए जा रहे हैं कि वल्गैरिटी खत्म करो। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस समय के मेकर्स जो भी हैं वो अच्छा कदम उठा रहे हैं कि नहीं भाई चलो हम इसको खत्म करते हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि अगर ये चीज बंद हो जाती है तो मैं आगे इंडस्ट्री में हाथ डालूं, क्योंकि मेरी दोनों फिल्मों में कहीं वल्गैरिटी नहीं, जो भी मैंने अभी भोजपुरी को दी है। और वो एक सब्जेक्टिव थी, एक साधुवाद के ऊपर थी कि हम धर्म के आड़ में अंधे बनाए जा रहे हैं, और एक सामाजिक सोशल मैसेज की थी कि भाई हम लोग ब्राह्मण ठाकुर इसमें उसमें फंसे हुए हैं और ये सब कुछ नहीं होता, प्यार कहीं भी हो सकता है। तो इस टाइप की फिल्में मैंने 2 फिल्में बनाई हैं। तो अश्लीलता का मैं विरोधी हूँ, पूरी तरीके से विरोधी हूँ। सर वेब सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि इसका चलन काफी बढ़ गया है और जो 2 साल जो लॉकडाउन रहा, इस बीच ये वेब सीरीज काफी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और लोग अब टीवी और फिल्मों से दूर हो गए हैं और वेब सीरीज के वो है कह सकते हैं चक्कर में पड़ गए हैं, वेब सीरीज उनको कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी है। कारण ये है कि देखिए क्या होता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हम खाना नहीं देते, हम उसको मिल्क पे रखते हैं, है ना? तो वो मिल्क पे रहने का आदी हो जाता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो उसके दांत आ जाते हैं, फिर हम उसको खाना देते हैं, फिर खाना भी ऐसा देते हैं कि पहले चावल देते हैं, फिर रोटी देते हैं। हाँ, तो अब लॉकडाउन में 2 साल से पब्लिक के पास हॉल्स बंद थे, कुछ नहीं था, है ना? और टीवी पे वही एक चीजें कंटिन्यूटी में देखते थे, वो सास ससुर की लड़ाई, वो सास बहू की लड़ाई।
पब्लिक बुरी तरह से कुछ नया मिल नहीं पा रहा था पब्लिक को, जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल डोज। तो हम लोगों ने क्या किया कि बियॉन्ड द लिमिट जाके, ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप, तो ओवर द टॉप जाके जब कंटेंट दिया तो पब्लिक को लगा कि नहीं यार ये जेन्युइनिटी है, इसको देखो। तो ठीक है, वेब सीरीज एक सही एक मीडिया है डायरेक्टर्स का, राइटर्स का, जिससे वो अपनी बात बहुत खरे खरे जनता तक पहुंचा सकते हैं। इस वहाँ पे सेंसरशिप भी नहीं है वेब सीरीज की, अब आ रही है लेकिन पहले नहीं थी। वो जो मन करे वो वहाँ वो परोस सकते थे। तो ये कितना सर सही था, क्योंकि हर जगह एक रोक, एक तय सीमा होनी चाहिए ना। देखिए भाई, अब वही है कि लिमिटेशंस बहुत जरूरी है किसी चीज में, लेकिन वही बात है कि एक माँ या बाप अपने बेटे को प्यार करता है, बहुत ज्यादा करता है, तो बेटा बिगड़ जाएगा। और अगर लिमिट में रह के करता है और समय पड़ने पे डांटता भी है तो बेटा सही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडियंस की ये प्रॉब्लम है कि हम लोग किसी भी चीज पे जाते हैं तो इतना भीतर तक घुस जाते हैं, इतना स्पेस ले लेते हैं अंदर जाके कि वो चीज जहर से दिखने लगती है। तो अति कर देते हैं। हाँ, तो कुछ मेकर्स जो थे वो तो ओटीटी पे बहुत अच्छे आए, और कुछ ने सिर्फ ओटीटी का ओवर द टॉप सुना और उसको ही फॉलो किया। हाँ, और उसका अंजाम भी जो है बहुत गलत हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन पूरा देश जानता है। तो जब भी किसी चीज का गलत तरीके से फायदा उठाया जाएगा तो गलत गलत ही होता है, चाहे वो मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई। सर ये बताइए कि जो बनारस के उभरते सितारे हैं, क्योंकि जो फिल्म देखता है, कई ऐसे होते हैं यहाँ की, कह सकते हैं यंगस्टर्स होते हैं जिनको होता है कि नहीं यार मुझे भी एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, कुछ नहीं तो कम से कम सीरियल में तो काम करना ही है। तो कुछ नहीं, जब ये लोग कॉलेज में जाते हैं तो अपना जो है स्टार्ट कर लेते हैं, मुंबई जाने की प्लानिंग हो जाती है। घर वाले राजी नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं घर वाले सही भी होते हैं। तो उन्हें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों ना बनारस में ही उपलब्ध करा लिया जाए कि वो अपना करियर यहाँ से स्टार्ट करें, है ना, यहीं से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे मुंबई जाएं। तो ये ऐसा कुछ है नहीं बनारस में फिलहाल के लिए। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो सरकार है उनको कुछ शुरुआत करनी चाहिए बनारस में, क्योंकि एक जो नागरिक नाटक मंडली थी अपनी, वो भी अब खत्म होने की कगार पर है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि कोई थिएटर यहाँ शुरू हो जाए, जो कि जो बच्चे बाहर जाते हैं वो यहाँ से अपना करियर एक बार स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे वो आगे अपना नाम बनाए। हाँ, ये तो मेरे साथ भी था जब मैं भी इस लाइन में इंटरेस्टेड हो रहा था, तो कुछ नहीं था। और एक मिला के कुल नागरिक नाटक मंडली थी जिसमें गर्मियों की छुट्टियों में 45 दिन के 60 दिन के कैंप लगा करते थे। उसमें बीएमए से या एनएचडी से कोई प्रोफेसर आया करते थे जो हमें शिक्षित किया करते थे। तो 45 दिन में मैं जानता हूँ कि थिएटर का ठ भी आदमी जो है वो नहीं आएगा। उस समय तो वोकल में ही निकल जाता होगा। तो आप कंसंट्रेट करने में ही खत्म हो जाते हैं वो 45-50 दिन। उसमें बड़े हुनरमंदाना अंदाज से जो है एक प्ले आपको रटा के 45वें दिन आपसे वो जो डाला जाता है 45 दिन तक वो निकाल लिया जाता है, समोसा और चाय। तो अब क्या है कि ये प्रॉब्लम शुरू से रही है बनारस में। तो मेरा जो बनारस छोड़ने का मेन रीजन था कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। आप अगर अपना सर फोड़ना चाहो तो कहाँ जाके फोड़ो, है ना। तो अब बाहर जाना ही एक बनता है, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब जो कहते तो है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, देखिए सेल्फ टेस्ट भी बहुत जरूरी है ना। ऐसे लोग जो कहते हैं मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, उसमें से 90% लोग आप सच पूछिए तो उस टास्क को नहीं समझते जी। तो अच्छे से खुद को शीशे में देखना सबसे पहला टास्क है एक एक्टर बनने के लिए। फिर स्वस्थ रहना, फिर अपनी जुबान को साफ करना, अपने चेहरे को एक शेप देना, अच्छी हेयर स्टाइल देना, अच्छी चीजों को पहचानना, उनको फॉलो करना, ये सब नहीं होता है। तो सबसे पहला उनका जो वे होता है ना, वे ऑफ अप्रोच, वही गलत होता है। तो उनको फिर वो चीजें मिलेगी भी नहीं। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो बीएमए चले गए, बनारस से निकल के एनएचडी चले गए, एफटीआई चले गए, फिर बॉम्बे चले गए। बॉम्बे तो मैं खुद भी गया आके, और वहाँ पे सर ये इंडस्ट्रीज तो अभी है, और कहीं ना कहीं जो आपने नाम लिया एनएचडी, एफटीआई, ये सारे इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ हैं। लेकिन जिनके पास सर उतने संसाधन नहीं है, आपने बोला कि जब आप यहाँ से बाहर गए थे बनारस में कुछ था नहीं, लेकिन अब तो बनारस में कुछ हो सकता है ना। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या होना चाहिए ऐसा बनारस में कि जो युवा है वो अपनी शुरुआत कर सके और दूसरों के लिए उदाहरण बन सके कि नहीं यार बनारस में भी कुछ हो सकता है, आप यहाँ से भी बाहर निकल के अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। देखिए वो तो दो ही तरीके से हो सकता है। या तो सरकार कोई ऐसा वर्कशॉप का यहाँ पे वो करे, ऑर्गेनाइज करे कि उसमें जो भी हमें टेस्ट रखे। एक थिएटर भी तो खुल सकता है यहाँ पे एनएसडी की तर्ज पे ही। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है ना, देखिए क्रिएटिव जो लोग हैं ना उनकी कमी होती है। जी बिल्कुल। जैसे अब आलोक दा वहाँ गए, भोपाल चले गए, तो वहाँ पे उन्होंने एमपीएचडी को दी, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा को दिया। तो अब क्या है कि हमारे पास टीचरों के अच्छे जो एक्टर टीचर्स हैं उनकी कमी होती है। तो ये मान लिया कि ये मजबूरी होती है। लेकिन अब जैसे बनारस में जो सीनियर्स थे जो वहां जा चुके हैं या वहां से वापस आ चुके हैं, या जिन्होंने ये सोचा कि नहीं यार अब बनारस में ही रह के काम करना है, वो अगर बच्चों को सपोर्ट करें, होता है ना किसी भी काम की शुरुआत बुनियादी लेवल से की जाए, तो हम लोग वो भी नहीं करते।
बनारस में कल्चर ही नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। मैं भी था तो कोई सपोर्ट करने, मैं बस इतना पूछता था भैया जाना कहाँ है ये बता दो। हाँ। तो वो भी बताने वाले लोग नहीं थे। तो अब इसी का हश्र ये था ना कि जब मैं मुंबई की धरती पर उतरा तो मेरे पास एक नंबर भी मुंबई का नहीं था, क्योंकि कोई सपोर्ट लेवल का नहीं, और ऐसा था नहीं कि यहाँ के लोग मुंबई जाके काम नहीं करते थे। तो सबसे पहला मेरी गुजारिश है कि जो भी बच्चे इस लायक हों बनारस में कि वो कुछ कर सके, उनके अंदर कुछ पोटेंशियल हो, प्लीज आप उनका सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे कई सपने मरते हैं। हाँ, कई गलत बच्चे भी हैं जिनको एक्टिंग का हुनर नहीं आता, वो एक्टिंग के टास्क को नहीं समझते, केवल देख देख के। हाँ, लेकिन अगर प्लीज सीनियर्स से ये कोशिश है, मुझसे कोई बोलता कि मैं बनारस से आया हूँ मेरा सपोर्ट कीजिए, तो मेरे से जितना हो सकता है मैं उसको मॉरली सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं भाई कोई बड़ा डायरेक्टर तो हूँ नहीं कि लॉन्च कर दूंगा, लेकिन हाँ ये है कि मॉरली उसको जो भी बताना होता है, उसको जो भी एक्टिंग टास्क के बारे में, क्राफ्ट के बारे में बताना होता है, वो बताता हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे कर सकते हो। मार्गदर्शन आप थोड़ा कर ही देते हैं। जी, और ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है, प्लीज करें। सर अभी नोएडा में, जैसे कि फिल्म सिटी मुंबई में है, तो नोएडा में भी खुलने की बात हो रही है। फिल्म सिटी मुख्यमंत्री जी जो है काफी कोशिश में भी लगे हुए हैं, तो काफी एक कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत भी है, उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी सही है और यहाँ के कलाकारों के लिए भी काफी सही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये बहुत अच्छा कदम है और ये पहले ही लिया जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन होता है कि जब आप खुले तब सवेरा, और हर अच्छी चीज का स्वागत अच्छे से होना चाहिए, बहुत वार्म होना चाहिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे जल्दी से जल्दी हो। और जितने भी हमारे क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो यूथ होता है ना, वही इस लाइन से बना होता है, और यूथ बिगड़ जाए तो पूरा देश बिगड़ सकता है। तो हमारे जितने भी यूथ इस लाइन में, मेरा अक्सर दौरा होता है, अभी भी कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ होते हुए आ रहा हूँ, तो इतने लोग मिलते हैं, इतने युवा, इतने लड़के लड़कियां परेशान है कि सर बताओ प्लीज कैसे करें, और हम लोग के पास कोई उत्तर नहीं होता। योगी जी का ये कदम हो जाए तो शायद हम उनसे ये बोल पाए कि बेटा जाओ वहां पे ट्राई करो, हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई जो अपने यूपी में ही है। हाँ, कुछ लोगों के माँ बाप होते हैं ना कि आप बॉम्बे नहीं जाओगे, तो कम से कम नोएडा तक तो जा सकते हो, नोएडा जाके देखो यार क्या कर सकते हो तुम, ये चीज। तो मतलब ये काफी अच्छी कोशिश साबित हो सकती है हमारे युवाओं के लिए। और सर ये है कि कुछ लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो एनएसडी पहुंचते हैं, तो उनके लिए ये थिएटर, या जो लोग थिएटर कर रहे हैं अभी कहीं ना कहीं जो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए थिएटर कितना फायदेमंद होता है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे थिएटर वाले तो हाँ आगे निकले हैं, जैसे मनोज बाजपेयी जी हो गए, अनुपम खेर जी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग थिएटर से ही बाहर निकले हुए हैं, थिएटर आर्टिस्ट रहे लोग पहले। तो ये कितना मदद मिलता है या थिएटर आर्टिस्ट के बारे में या फिर थिएटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थिएटर के बारे में मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ थिएटर में क्या हुआ आपने थिएटर किया है? पूर्वाग्रह, नहीं थिएटर किया, लेकिन बहुत जल्दी मैंने उसको छोड़ा। कारण ये कि मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, वो पूर्वाग्रह कहलाएगा। मैं अपने जो भी अपने आने वाले लोग हैं उनके विषय में बात ये कहना चाहूंगा कि कभी भी जब भी आप थिएटर ज्वाइन करो, सिर्फ अंधे होकर थिएटर शब्द के पीछे मत जाइए, रंगमंच के पीछे वही करते हैं ना, कि मैं थिएटर से हूं तो मैं एक्टर बन ही जाऊंगा, और ऐसे ही लोग उसमें फंस जाते हैं। ये गलती होती है। आप अपने गुरु को देखिए, जो आपका गुरु है, क्या वो आपका शिष्य होना डिजर्व कर रहा है कि नहीं? अगर वो आपका शिष्य होना ही डिजर्व नहीं करता तो वो गुरु होने के लायक नहीं। सबसे पहली बात ये है, अगर वो आपको सही ज्ञान नहीं दे पा रहा है। कुछ गुरु ऐसे भी बन के बैठे हैं जिनको खुद नहीं मालूम होता है कि नुक्ता कहाँ लगता है, तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? तो ये गुरुओं की प्रॉब्लम है। गुरु अच्छा होना चाहिए, थिएटर कोई बुरा नहीं है, अगर वो जमीन पे सड़क पे बैठ के भी सिखा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, बल्कि आपको एकदम जमीनी नॉलेज मिलेगा। चाहे वो थिएटर से, मतलब शुरुआत कर सकते हैं, थिएटर मिले ना मिले, और थिएटर अगर मिल भी जाए तो ये नहीं कि आप उसी में बंधे रह जाइए। हाँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपनी शुरुआत थिएटर से करते हैं और फिर उसी में बंधे रह जाते हैं, और एक सॉरी टू से बट वो थिएटर के आर्टिस्ट ही बनकर रह जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो लाउड हो जाते हैं, फिर उनको वही अच्छा लगने लगता है, और कैमरे के सामने थिएटर का 1% होता है। तो आप हल्का सा मूव करते हैं तो आप बहुत बड़ा रिएक्शन दे रहे हैं, उसी में डायरेक्टर बोलने लगते हैं यार ये तो बहुत ओवर कर दिया तुमने, और थिएटर तो पूरा ओवर एंड आउट होता है। तो इसका फर्क समझना बहुत बड़ी बात है और बहुत जरूरी बात है युवाओं के लिए, खास तौर पर कि अगर आप थिएटर ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थिएटर में आप शामिल हो गए तो आप एक्टर बन ही जाएंगे। हाँ, खादी पहन ली, दाढ़ी बढ़ा ली और अपने आप कहने लगे हम रंग कर्मी हैं। आवाज भारी करके, ये तो गलत है जी। तो सर सबसे और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हमारे युवाओं को कुछ खास संदेश दीजिए जो बनारस से और यूपी के बैकग्राउंड से निकल करके मुंबई पहुंचना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा जो इस टाइम देख रहे हैं आपको? बहुत सीधी सी बात है दोस्त की, आप सपने देखो, आप आजाद हो, आप आजाद देश में रहने वाले हो, लोकतांत्रिक देश है, सपने देखने का हक है, लेकिन सपने इतने ज्यादा जज्बे से देखो कि आप उसे पूरा कर सको। और सपने जब टूटे या जब भी चोट खाएं
तो उसको इतना भारी मत लो कि आपको अपनी जिंदगी से बड़ी चीज लगने लगे। सबसे बड़ी चीज है जिंदगी, जो आपके माँ बाप ने, आपके परिवार ने आपके संग जी है और आगे जिएंगे। तो अपनी जिंदगी के ऊपर कोई आंच मत आने दीजिए, बहुत अच्छे से एंजॉय करिए लाइफ को, सब कुछ होगा। और कोई भी गिरना संभलना आखिरी नहीं होता, कोई भी मंजिल आखिरी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ वहम है आपका। अगर कोई चीज आखिरी है तो वो इस जीवन के बाद की चीज जो होती है वही आखिरी है, वो संस्कार। उसके अलावा कोई भी चीज, जीवन रुकता नहीं, चलता रहता है। एक चीज नहीं मिलेगी, उससे अच्छी चीज मिलेगी। बस ये हौसला रख के आप आगे बढ़ते जाइए। जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है। बहुत सुलझे हुए रहिए, बहुत इत्मीनान से रहिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और जो होगा अच्छा ही जो होगा अच्छा होगा। तो आपने सर की बातें भी सुनी, आपको समझ में आ ही गया होगा सर कितने पॉजिटिव हैं। और उसी पॉजिटिव नोट पे सर ने ये बुक भी लिखी जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो यहीं पर हमारा ये आज का एपिसोड समाप्त होता है। अभी हमारे साथ थे अनुराग मिश्रा, जो कि काफी अच्छे इंसान हैं, काफी अच्छी आवाज के मालिक भी हैं, एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं। तो एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन हाँ, आप ये बुक ले सकते हैं Amazon पे जाकर के। पसंद आए तो रिव्यू भी जरूर दीजिएगा। बाकी देखते रहिए डंकाशी। नमस्कार। खास मुलाकात के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। राजनीति की या फिर हो शहर विकास की, संघर्षों की कहानी सहित विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत सिर्फ डैनकाशी पर। तो देखना ना भूलें हर शख्सियत के साथ खास मुलाकात।